तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में जानें कि आखिर ये पोटेंशियोमीटर क्या है, समझे, और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे उसके बारे में भी आपको आज हम बताएंगे। तो पोटेंशियोमीटर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग मैंने पोटेंशियोमीटर को हर लोग देखा है। आप लोग जो देखते होइएगा कि घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होता है तो उसमें जो मिस्त्री बनाने आता है तो उसके पास एक पोटेंशियोमीटर होता है। वह हर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का जो चेक करता है कि उसमें कितना ईएमएफ वोल्टेज है, वो चेक करने के डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं। यानी ईएमएफ सेल का जो मेजरमेंट किया जाता है जिस डिवाइस से, उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। आप देखते होइएगा बैटरी के दुकान में नहीं रहता है, वो लगा हुआ ऊपर से रबर के टाइप के रहता है, इतना बड़ा शीशा का रहता है, उसको पानी में, बैटरी के पानी में से दाब के और निकाल देता है। नहीं देखते कि पानी से ऊपर जो रीड करने लगता है, पानी ऊपर भाग जाता है। तो उसमें कितना चार्जिंग हुआ है, उस चार्जिंग को जो नापता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पोटेंशियोमीटर में एक वुडन का प्लेट होता है और उस वुडन के प्लेट में 4 मीटर का तार लगाया जाता है, समझे। 4 मीटर का तार लगाया जाता है जो कि कॉपर स्ट्रिप से उस वायर को कनेक्ट किया जाता है। जो स्ट्रिप्स लगा रहता है, स्ट्रिप्स मतलब कील, स्ट्रिप्स का मतलब वहाँ पर कील हो जाएगा। तो कॉपर वायर, कॉपर जो स्ट्रिप्स है उसी से माने कि 4 गो वायर रहेगा। ये वाला देख लीजिए, यही है, ये जो है ना, यही कॉपर स्ट्रिप्स है। यही पे इस तार को जो कनेक्ट किया जाता है उसी को तार को कनेक्ट कर दिया जाता है कॉपर स्ट्रिप। सी फॉर कॉपर, एस फॉर स्ट्रिप। तो कॉपर स्ट्रिप से इसको कनेक्ट किया जाता है 4 मीटर के तार को। तो इसको इस फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया जाता है। 1-1 मीटर के, ये 4 मीटर का तार रहता है लंबा सा, उसको क्या किया गया, ये ऐसे है, ऐसे आया हुआ है, यहाँ पर ये वायर ऐसे आएगा, समझे। ऐसे नहीं कि 1 मीटर का तार काट के छोड़ दिया गया, ये यहाँ से ऐसे आएगा और फिर ये वायर ऐसे गया है, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। वुडन का प्लेट रहेगा इस तरह के, जो बेंच डेस्क है ना, इस तरीके से एक वुडन का प्लेट होगा, दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक वुडन का माने लकड़ी का एक सीट है। इस सीट में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप्स को ठोक दिया जाता है। और इस वायर को ऐसे ले गया, फिर इस वायर को ऐसे लाया, फिर इस वायर को ऐसे लाया, फिर इसको ऐसे, फिर इससे को ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, समझिए। और ये सबका जो लेंथ होगा वायर का 1-1 मीटर का होगा, ठीक है। अब ये यही चीज यहाँ पर है कि 1-1 मीटर का ये क्या है, वायर है। 1 मीटर का ये, 1 मीटर का ये, 1 मीटर का ये, 1 मीटर का यहाँ से यहाँ तक, कुल मिला कितना हुआ, 4 मीटर। तो 4 मीटर के हमको क्या लेना है, तार लेना है और इस तार को कॉपर स्ट्रिप से बांध के छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक क्या है, एक सेल है, ईएमएफ सेल है। अब ईएमएफ सेल है, यहाँ पर ये क्या है, एम्पियर मीटर है। एक होता है वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, गैल्वेनोमीटर। तो ये एम्पियर मीटर यही करंट को रीड करेगा, यही करंट को बताए कितना करंट है ना। ये बैटरी लगाए तो करंट तो आएगा ना, तो कितना करंट है वो यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर रिहोस्टर्स लगाया जाता है। रिहोस्टर्स जो होता है वो इस टाइप का होता है, बना हुआ है ना। आप देखेंगे दुकान में सेल में मिलेगा तो रिहोस्टर्स आपको मिल जाएगा। वह रिहोस्टर का काम क्या होता है कि इसमें से कितना करंट रीस्टोर यहाँ पर हो रहा है उसको वो शो करते रहता है। तो यहाँ रिहोस्टर्स लगाया जाता है, यहाँ पर की है, इसी को जैसे ही आप इसको ऑन कर दीजिएगा तो पूरा में आपका एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। इसको अभी ऊपर किया था, इसका मतलब ये ऑफ का साइन है, ठीक है। जब इसको ऐसे कर दिएगा तो ये ऑन हो जाएगा और वहाँ पर पूरा एक्टिविटी चालू हो जाएगा।
अब उस एक्टिविटी को रीड करने के लिए क्या चाहिए, जॉकी चाहिए। रीड को करने के लिए क्या चाहिए, जॉकी। तो यहाँ पर ब्लैक कलर का इतना लगा रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ मेरे पास है। कॉपर वायर होता है, पतला सा कॉपर वायर होता है, समझे, जो यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है, और यही आपका जॉकी होता है, समझे, जो कि इस यहाँ पर इसको जब आप ऑन कर दीजिएगा तो यहाँ जो एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, तो इस जॉकी को हम आगे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आप आगे पीछे कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, रीडिंग घटेगा और बढ़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर रीडिंग घटेगा और बढ़ेगा। इसको कौन शो करेगा, तो यही आपका जो एमीटर है, एमीटर है, ये वाला लगा रहता है, जो आपको शो करता है यहाँ पर इस तरीके से कांटा आते और जाते रहता है, ये वाला यहाँ पर शो करता है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, इतना गैल्वेनोमीटर भी इसी शेप का रहता है, ऐसा गैल्वेनोमीटर इस टाइप के रहता है यहाँ पर। और ये जो है सो यहाँ पर जो इस कॉपर स्ट्रिप से इस कॉपर स्ट्रिप से जोड़ के वायर को लगाया जाता है, और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर, और फिर इसके रेड वाले को रेड में डाल दिया जाता है, ब्लैक वाले को ब्लैक में, और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट करने के बाद फिर गैल्वेनोमीटर रीड करने लगता है कि कितना यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस माने कि मिनिमम रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको शो कर देते हैं। तो यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये आपका जॉकी हो गया, और ये आपका कॉपर स्ट्रिप्स हो गया। तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि आपको अगर एक क्या बनाना है, पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको एमीटर चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए, रिहोस्टर चाहिए, कॉपर स्ट्रिप चाहिए, और आपको वायर चाहिए, वायर 4 मीटर का वायर चाहिए। वो 4 मीटर के वायर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको चाहिए बैटरी। बिना बैटरी के आप एक्टिविटी तो करवा नहीं सकते हैं, तो बैटरी चाहिए। और वह बैटरी आपका कैसा होगा वो आप पर निर्भर करेगा। या तो आप डेनियल सेल का उपयोग कर सकते हैं, है ना, डेनियल सेल का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप जो जनरल सेल है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। खासकर ज्यादातर जो है सो पोटेंशियोमीटर में डेनियल सेल का उपयोग किया जाता है। लैग्रेंज सेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लैग्रेंज सेल तो आप घर पे ही बना सकते हैं। इस टाइप का एक डब्बा ले लीजिएगा, इस टाइप का एकदम सिंपल बन जाता है, कोई उसमें लैग्रेंज सेल बनाने के लिए दिक्कत नहीं है। एक इस टाइप का डब्बा ले लीजिएगा, उस डब्बा में ऊपर से आप पैक कर दीजिएगा, और एक कॉपर का वायर डाल दीजिएगा, कॉपर का जो रॉड होता है ना, कॉपर का एक रॉड डाल दीजिएगा, और एक आयरन का रॉड डाल दीजिएगा, 2 डाल दीजिएगा। कॉपर और आयरन के रॉड को डाल के और उसको पैक कर दीजिएगा। जैसे ही आप पैक कीजिएगा और उसमें H2SO4 वगैरह वगैरह NaCl वगैरह को डाल के और इसको आप बना सकते हैं। एकदम सिंपल तरीका है बनाने का। इसको लैग्रेंज सेल, यानी आपको 2 सेल का आप यूज कर सकते हैं। पहला सेल होगा आपका लैग्रेंज सेल और दूसरा होगा आपका डेनियल सेल। तो लैग्रेंज सेल का भी उपयोग कर सकते हैं और डेनियल सेल का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको वो सब में से कुछ नहीं मिलता है तो आप जनरल सेल का भी उपयोग करके इसको बना सकते हैं। तो इसमें कुल मिला के कितने इंपॉर्टेंट चीज हो गए, कितने इंपॉर्टेंट चीज हो गए बताइए, कितने इंपॉर्टेंट चीज हो गए समझ लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, यहाँ जाइए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या हुआ, रिहोस्टर। सबसे पहला टर्म किसको लेना है, रिहोस्टर्स को लेना है। उसके बाद यहाँ से चल जाइए तो एम्पियर मीटर को, उसके बाद सेल को बैटरी, उसके बाद गैल्वेनोमीटर, उसके बाद 4 मीटर का वायर, 4 मीटर का वायर नहीं 5 मीटर का, 4 मीटर 1 2 3 4 मीटर तो है, 4 मीटर का एक वायर चाहिए। तो क्या क्या चाहिए समझ में आ गया, 4 मीटर का वायर, रिहोस्टर, गैल्वेनोमीटर, है ना, एम्पियर मीटर, बैटरी और जॉकी से इसको रीड करवाएंगे ना, जॉकी चाहिए। तो इतना चीज आप अगर आपके पास मिल जाता है तो आप एक पोटेंशियोमीटर का निर्माण कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का निर्माण में क्या क्या चीज चाहा वो तो आपको पता लग गया, और इसको क्या करना है, सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कर दीजिएगा तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसका, उसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ में आ गया,
कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब ये इसको कंस्ट्रक्शन तो कर लिए, तो इसका जो लॉ होगा, प्रिंसिपल होगा, वो क्या होगा? तो प्रिंसिपल इसका है कि जो बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी क्या है ना, जो बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होगा। 4 मीटर के जो वायर लिए हैं उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन? पोटेंशियोमीटर। यह इसका क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्या है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो हमने लिखा है कि सबसे पोटेंशियोमीटर का सबसे पहले डिफिनीशन ये है, दिस इज कॉल्ड डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का क्या डिफिनीशन है वो आप देख लीजिए। मैंने लिखा बोला है, जो अभी मैंने बोला है वही मैंने लिखा है। ए पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर दैट ईएमएफ। ईएमएफ को नापने वाला जो डिवाइस है, मेजर करने वाला जो डिवाइस है, उसी डिवाइस को क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे? इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म, समझे, मैग्नीनियन और कॉन्स्टेंटेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जो पोटेंशियोमीटर में जो वायर का हम यूज करते हैं वह वायर कौन है? तो मैग्नीनियन का वायर है या कॉन्स्टेंटेंट का वायर है? ठीक है, तो इसमें जो यूज करेंगे वो कौन सा वायर यूज करेंगे? मैग्नीनियन। ऐसा नहीं कि लोहा वाला तार यूज कर लीजिएगा तो आपका पोटेंशियोमीटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। आप इस तार का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैग्नीनियन के वायर में और कॉन्स्टेंटेंट के वायर में जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, बहुत सॉफ्ट वायर होता है और बहुत क्वालिटी वाला वायर होता है। उसमें रेजिस्टेंस का पता नहीं चलता है, इसीलिए इसको रीड कर लेता है। बात समझ में आया? तो किस वायर का यूज करते हैं हम लोग? मैग्नीनियन और कॉन्स्टेंटेंट के वायर का यूज करते हैं। किसमें? पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर किसको कहते हैं? पोटेंशियोमीटर किसको कहते हैं? ईएमएफ के मेजरमेंट करने वाले डिवाइस को। ईएमएफ के मेजरमेंट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर। याद हो गया? पोटेंशियोमीटर में जो वायर का यूज होता है वो कौन सा वायर होता है? मैग्नीनियन का होता है या कॉन्स्टेंटेंट का होता है। समझ में आया? कितना मीटर के तार होता है? 4 मीटर का तार होता है। ठीक है, लॉन्ग वायर देखिए यहाँ पर मैग्नीनियन और कॉन्स्टेंटेंट वायर ए बी ऑफ अ फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। मैंने बोला था वुडन का बोर्ड लकड़ी का एक बोर्ड होगा। क्लियर है? लकड़ी का एक बोर्ड होगा, उसी बोर्ड पर इसको हम लोग ठोक ठोक के बना देते हैं। चलिए अब दूसरा 8 पॉइंट पढ़ लीजिए। यहाँ से ए लॉन्ग वायर ए बी कंसिस्ट ऑफ अ 4 इक्वल पार्ट। क्या पार्ट है? 1 2 3 4। जो यहाँ फोटो है वही लिखा हुआ है। समझ में आया? ए लॉन्ग वायर ए बी, यहाँ देखिए ए से लेके और बी तक पूरा क्या है? वायर है। ए से लेके बी तक वायर है। ये वाला वायर जो है ना, हम बोले ना कि इसमें ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, कंफ्यूजन होने के चलते मैं इसको जोड़ भी दे रहा हूँ। समझ में आया? तो लॉन्ग वायर ए से लेके कहाँ तक है? बी तक है। तो लिखा हुआ है ए लॉन्ग वायर ए बी कंसिस्ट ऑफ अ 4 इक्वल पार्ट्स ईच 1 मीटर लॉन्ग। देखिए सब में 1 मीटर का लॉन्ग वायर है ना? वही फोटो, जो फोटो है वही लिखा हुआ है 1 मीटर लॉन्ग। दीज पार्ट्स ऑफ वायर कनेक्टेड, जो ये पार्ट्स ऑफ वायर है जो कनेक्टेड है, किससे है? कॉपर स्ट्रिप से, है ना? कॉपर स्ट्रिप शॉर्टकट में CS बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर देखिए G गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। एंड जॉकी J इन अ पैरेलल टू द लेंथ ऑफ वायर। ये सभी जो लेंथ ऑफ वायर है वह किस रूप में है? पैरेलल के रूप में। सीरीज के रूप में तो है नहीं, तो पैरेलल लेंथ ऑफ। और भी आपको जुड़ने का मन होगा तो आप बोल सकते हैं उसी में हम जो एंड कर दिए है ना यहाँ पर, कॉपर स्ट्रिप्स गैल्वेनोमीटर, एंड न देके कॉमा दे के लिख देते, एम्पियर मीटर ये भी लिख सकते हैं, रिहोस्टर्स एंड जॉकी जे कर दे सकते थे, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2-3 भी पार्ट लिख दीजिएगा ताकि इसका कंस्ट्रक्शन आपको बुझा जाए। तो हमको कंस्ट्रक्शन दिख गया, जो था फोटो में वही चीज हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रिंसिपल। तो हमने बोला था इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस, बोले हैं
पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो वही देखिए, अक्रॉस एनी पार्ट्स ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन बाय अकॉर्डिंग टू, क्या लिख दिए, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर कर दीजिए, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। हाँ ठीक है, दैट पोर्शन भी यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, दैट पोर्शन, ठीक है, दैट पोर्शन या लेंथ ऑफ द वायर, दोनों सेम मीनिंग देता है। अब इसको जो हमको बनाना है वो किसके द्वारा बनाना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के द्वारा। तो ये जो प्रूफ होगा किसके द्वारा प्रूफ होगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के द्वारा इसको कैसे प्रूफ करेंगे वही चीज आपको हम बताने जा रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या किस तरीके से वर्क किया है, और जो पोटेंशियोमीटर का वर्क्स है वही आपका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है। तो ये वर्क किस तरीके से करता है उसको देख लीजिए। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप कहिएगा कि सर ओम्स लॉ को क्यों यूज किया गया, किरचॉफ्स लॉ को यूज क्यों नहीं किया गया, है ना। तो आप समझिए, यहाँ पर जो आप एक वायर लगाए हो 4 मीटर का जो वायर लगाए हो, तो उसमें क्या था, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या था, एक रिहोस्टर्स था, ठीक है। और इस रिहोस्टर्स के साथ हमने क्या किया है कि आपको एक यहाँ पे की लगा दिए हैं, जो ऑन और ऑफ करेंगे तो की यहाँ पे लगा दीजिए। तो की लगा देते हैं यहाँ पे हम लोग इस तरीके से, है ना। चलिए, आपका की हो गया, और ये की से हम लोग 4 मीटर का वायर को जोड़ देते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 मीटर का है। इसको 4 पार्ट में नहीं बांट रहे हैं, एक ही पार्ट में बांट दे रहे हैं। एक कॉपर स्ट्रिप्स को यहाँ पे लगा दीजिए, और एक कॉपर स्ट्रिप्स को आप यहाँ पे लगा दीजिए। ये कॉपर स्ट्रिप्स लग गया, ठीक है। और इस कॉपर स्ट्रिप्स को लगा के हम लोगों को क्या दिखाना है, एक यहाँ पर सेल लगाना पड़ेगा, बैटरी लगेगी तब ना करंट का फ्लो होगा। तो एक यहाँ पर आप बैटरी लगा दीजिए, और ये बैटरी आप जो लगा रहे हैं वो इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से आपका लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक आप पॉजिटिव वाला बना लीजिए और एक छोटा वाला कर दीजिए, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से इस वायर में आपका पॉजिटिव से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो आप याद कीजिए ओम्स लॉ ने क्या किया था कि जब आप किसी चीज को वायर से कनेक्ट करते थे, जोड़ते थे, तो वहां पर क्रिएट होता था रेजिस्टेंस, है क्या होता था, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की बात जहां पे आ जाएगी वहां पे एक लॉ काम करेगा, और वो लॉ होगा ओम्स लॉ। इसीलिए यहाँ यूज किया गया ओम्स लॉ का। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V इजिकल टू I इंटू, इन्हें पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो वायर है, इस वायर का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो जाए, इसका लेंथ कितना हो जाए, L हो जाए, ठीक है। L लेंथ के वायर है जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो जाहिर सी बात है आपको समझना होगा कि इस समय जो इस वायर में रेजिस्टिविटी उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, रेजिस्टेंस इस वायर का क्या, ठीक है। तो यहां से निकलेगा रेजिस्टिविटी से। तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला, सिंस इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, सिंस रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर का क्या फॉर्मूला होता है, R इंटू एल बाई ए। बोलो बेटा कोई दिक्कत है। अब यहां से हम R का मान निकालेंगे तो क्या कर देंगे, रो इंटू ए डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू आर लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग रो इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू आर लिख देंगे। सर ए बाई एल होगा सर,
है ए बाई एल, रजिस्टिविटी आर रो इज इक्वल टू आर इंटू एल ए बाई एल, ए बाई है ए बाई एल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू फॉर्मूला रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिए। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिए, तो अगर हम इसका वैल्यू आर का वैल्यू अगर फर्स्ट में रख देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आ जाएगा। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आई इंटू आर की जगह पर क्या है, रो एल बाई ए, यही ना। अब बताइए बैटरी अगर इसमें आप 5 वोल्ट का डाल दिए हैं तो करंट तो 5 ही वोल्ट के अनुसार निकलेगा। करंट तो बदलेगा नहीं। आइए आप अगर हमको 1 गिलास दूध देते हैं तो 1 गिलास दूध से जो एनर्जी तैयार होगा वही एनर्जी ना हमको मिलेगा। वो 1 गिलास दूध हमको पिला दीजिए तो उतना एनर्जी हमको मिल जाएगा, वो दूध आपको पिला देंगे तो वही एनर्जी आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ 1 गिलास का जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है। उसी तरीके से इस बैटरी को जो आपने यहाँ पर यूज किया है वो आपका फिक्स है, वो बदलने वाला तो है नहीं। अब बदलेगा कौन सा, तो लेंथ ऑफ वायर को जब हम अगर कटिंग कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कभी बढ़ जाएगा। अगर हम सिंगल वायर रखेंगे तो रेजिस्टेंस उसका घट जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिलाकर किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। लेंथ को आप कटिंग ज्यादा बार कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया, इसको सिंगल कर दिया, कटिंग तो कहीं किया नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस तो अभी ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा। रेजिस्टेंस तो यहाँ पर कम जाएगा ना, सिंगल वायर लेंगे बेटा तो रेजिस्टेंस तो कम जाएगा, और उसको काट दीजिएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पर जो आपका करंट होगा, करंट जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रेजिस्टिविटी इसका कांस्टेंट होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का कांस्टेंट होगा, वो बदलने वाला नहीं है। बदलेगा कौन, लेंथ। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू एल, सॉरी आई इंटू रो, आई इंटू रो डिवाइडेड बाई ए इंटू एल। समझ गए। तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन हुआ, तो आपका आई हुआ, रो हुआ और ए हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू के, सब कांस्टेंट लिख दिए, के इंटू एल। अब कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट को हटाना है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल हो जाए। यही तो प्रिंसिपल लिखवाए हैं आप, यही तो लिखवाए हैं कि पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैसे होता है वो हम डिराइव करके आपको दिखा देंगे। समझ में आया बात, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ। तो आप इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला भी निकल गया कि V इज इक्वल टू, अगर यूज करना होगा पोटेंशियोमीटर का जो V होगा वो क्या होगा, I इंटू रो इंटू एल बाई ए। इसी को हम लिख सकते हैं रो एल आई बाई ए, रो एल आई बाई ए। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लिख सकते हैं एल इंटू एल, तो एल से एल काट दीजिएगा तो आई रो एल बाई एल हो, आई रो बाई एल हो जाएगा। इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई इंटू रो इंटू एल बाई एल इंटू एल, एगो एल से कट जाएगा तो V इक्वल टू आई रो बाई एल हो जाएगा, और ये भी आपका फॉर्मूला होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया बात। तो आप यहाँ से इस फॉर्म से ये निकाल सकते हैं, इसका यूज करके आप V का मान निकाल सकते हैं, समझे। तो इस तरीके से आप बहुत काम इसमें कर सकते हैं।
तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि ये आपका जो वैल्यू जो निकला, ये आपका प्रिंसिपल निकला। किसका प्रिंसिपल निकला? तो पोटेंशियोमीटर का। तो अगर आपसे शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो क्या लिखिएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। समझे? या आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज अ प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ्स लॉ, कुछ भी दे सकता है, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? पोटेंशियोमीटर। समझे? इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आपको बताए थे, क्या था? प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? R/S। अगर उसका 4 रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से जुड़ा होता था, इस तरीके से आप इस चीज को याद रखेंगे, खूब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। समझे? इस तरीके से अगर रहता है ना, तो यहाँ से किसका क्या बनेगा कि किसका फिगर बना? व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? अगर ये P, ये Q या R और ये S है, तो इसका प्रिंसिपल क्या बनेगा? तो लिख दीजिएगा P/R इक्वल टू Q/S। ये आपका किसका प्रिंसिपल हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज का। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज पूछेगा तो R/S। प्रिंसिपल ऑफ अगर मीटर ब्रिज पूछेगा तो क्या लिखिएगा? R/S। पहले देखिए, जब भी प्रिंसिपल निकले के कहे तो आप, हम मान लीजिए कि ये डायग्राम नहीं बनाइएगा, तो आपको तो पता चलेगा नहीं, तो रटना पड़ जाएगा। अरे यहाँ पर मान लीजिए कि ये R हो जाता, तब तो ये नहीं ना होता फॉर्मूला। तो फट से एक छोटा सा फिगर बनाइएगा मीटर ब्रिज के लिए। तो मीटर ब्रिज के लिए क्या बताए थे कि आपका 2 रेजिस्टेंस लगता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर, और यहाँ पर एक लेंथ था, इस लेंथ की लंबाई L था, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक लेंथ को अगर L माने, दूसरे लेंथ को 100 माइनस L मानना पड़ता है, करते थे। इसको अगर हम मानते हैं R, इसको मानते हैं S, तो क्या लिखेंगे? R/L इक्वल टू S/100 माइनस L। यही हो जाएगा फॉर्मूला। समझ में आया? तो फोटो बना दीजिएगा, फट से इसको लिख दीजिएगा। तो ये आपका किसका फॉर्मूला निकल गया? प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज का। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का, और ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ में आ गया? तो ये तीनों चीज के बारे में आप लोगों ने देख लिया। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से इसको बनाना है और कैसे इसका यूज करना है। तो पोटेंशियोमीटर का यूज कहाँ करते हैं भाई? किसमें करते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज? बैटरी का एनर्जी, EMF को मेजर करने में। EMF को मेजर करने में जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उस डिवाइस को कहते हैं पोटेंशियोमीटर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाता है। पोटेंशियोमीटर के जो इम्पोर्टेंट टर्म है, या जो उसमें जो कंसिस्टेंट टर्म है, वो कौन कौन है बताइए? रिहोस्टर्स, उसके बाद एम्पियर मीटर, बैटरी, कॉपर स्ट्रिप्स, जॉकी, गैल्वेनोमीटर, और वायर कौन से किस वायर का यूज किया जाता है? मैग्नेटियन या कांस्टेंट। पोटेंशियोमीटर में किस चीज के वायर का यूज किया जाता है? मैग्नेटियन या कांस्टेंट वायर का यूज किया जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो यही था आपका पोटेंशियोमीटर। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का अंत हो गया। पोटेंशियोमीटर लास्ट आपका टॉपिक था, जो आज आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट से हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। समझ में आया? तो मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में आपको हम समझाएंगे। तो आप लोग मैग्नेटिज्म को एक बार पढ़ के देखिएगा। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि उसमें क्या क्या करना है। तो मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हमको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। मैग्नेटिज्म में 2 चीज हम पढ़ाएंगे, समझे? एक मैग्नेटिज्म में पढ़ाएंगे लॉरेंट जी के सिद्धांत। लॉरेंट जी साहब ने जो सिद्धांत दिए हैं उसके आधार पर बताएंगे। और दूसरा आपको हम पढ़ाएंगे बार मैग्नेट। समझे? तो बार मैग्नेट जो होता है, वह बार मैग्नेट से जो संबंधित टर्म और जो उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो थ्योरी है, वो आपका सेम टू सेम किस पर काम करेगा? तो याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो मान होता था वो आपका क्या होता था, अगर यहाँ पे दो चार्ज लेते थे तो एक Q1 चार्ज था और दूसरा Q2 चार्ज था, दोनों के बीच के डिस्टेंस r था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 × Q2/r² लिख सकते। भाई यहाँ भी चार्ज एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो क्या मैग्नेट के बार मैग्नेट में क्या आपका चार्ज नहीं होगा? तो बार मैग्नेट में भी चार्ज होता है, एक पॉइंट पर नॉर्थ पोल, दूसरे पॉइंट पर साउथ पोल, और नॉर्थ पोल पर भी चार्ज होता है और साउथ पोल पर भी चार्ज होता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार मैग्नेट बन जाएगा। मैं थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि आपको यहाँ पर बड़ा मजा आएगा आने पढ़ने में। एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। इस नॉर्थ पोल के चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक चार्ज बोलेंगे, इसलिए QM1 लिख देंगे और यहाँ पर QM2 लिख देंगे, और ये दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस r है। समझ में आया? तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फोर्स निकलेगा वह बाई कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, 1 मैग्नेटिक फोर्स को यहाँ पर FM से डिनोट करेंगे और यहाँ पर 1/4πε0 नहीं होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का उपयोग होगा जिसका नाम होता है μ0/4π। μ0/4π इसका जो होगा वो μ0/4π इसका मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का मान, और यहाँ पर इंटू Q1 इंटू Q2, तो यहाँ पर QM1 इंटू QM2/r², और यही आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी केवल कांस्टेंट का मान बदलेगा। आप पूछिएगा कि सर ऐसा आप क्यों बोले, तो याद कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हम लोग वही यूज करते थे, M1 इंटू M2, है ना, लेकिन केवल बदलते थे क्या, उसका कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हुआ, लिखते हैं Q1 इंटू Q2/r², इसमें कोई परिवर्तन कर रहे हैं नहीं, लेकिन यूज किसका किया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जगह पर हटा के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट का, और उसका मान रख दिए 1/4πε0। तो अब बताइए यहाँ भी बार मैग्नेट है तो केवल क्या बदलना चाहिए, कांस्टेंट बदलना चाहिए, और उस कांस्टेंट का नाम हो गया μ0/4π, और ये बाकी इस तरह का कोई टर्म नहीं बदला, वही कंसेप्ट रह गया। यहाँ भी जो हम पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स के बार मैग्नेट के सिद्धांत को जब हम बताएंगे तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिद्धांत ही चलेगा। वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम था, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम होगा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट था, यहाँ पर जो होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं वही आपका मैग्नेटिक में भी पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहां पर हट के यहाँ पर मैग्नेटिक का यूज होने लगेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इससे संबंधित हम लोग सारा काम करेंगे। जब बार मैग्नेट्स आपका समाप्त हो जाएगा तब चलेगा सर्कुलर मैग्नेट्स, और सर्कुलर मैग्नेट का सबसे पहले निर्माण करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लॉरेंट। तो उनके सिद्धांत के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंट फोर्स, और लॉरेंट फोर्स इज सेड टू बी मैग्नेटिक फोर्स इन अ सर्कल। तो सर्कुलर टर्म में जो हम लोग पढ़ेंगे वह क्या होता है, तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि FM = QVB sin थीटा होता है। FM = लॉरेंट साहब ने बताया थे QVB sin थीटा। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड चार्ज, और B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं, और इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। उसके बाद लॉरेंट साहब के कुछ सिद्धांत जब गलत हुआ तो हमारे आए बायो-सेवर्ट साहब ने, और उन्होंने एक लॉ तैयार किया और उसका नाम पड़ गया बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ में क्या देखना है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो बायो-सेवर्ट साहब ने जो मैग्नेटिक फोर्स का निर्माण किए वो था आपका, मैग्नेटिक फोर्स का जो निर्माण उन्होंने किया वह आपका था म्यू नॉट आई बी साइन थीटा बाई r²। तो उसको भी प्रूफ करेंगे।
समझे। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स में बहुत सारे टर्म को पढ़ना है, समझे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से रिलेटेड है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक फोर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।